हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन खबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। देखो यहाँ पर हेडलाइन में कही जा रही है, भारतीय नौसेना ने दूसरे विमान वाहक पोत यानी कि ISC-2 के लिए मंजूरी मांगी। यानी कि यहाँ पर सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-2 के लिए बातें हो रही है। चलो थोड़ा विस्तार से समझते हैं। भारतीय नौसेना ISC-2 नामक दूसरे विमान वाहक पोत के विकास के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही है। नौसेना का लक्ष्य इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी प्राप्त करना है, जो खरीद के लिए प्रारंभिक स्वीकृति है। तो दोस्तों, खबर यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन आ रही है कि इंडियन नेवी को अब सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि ISC-2 की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखो, ज़रूरत है तो ऐसा नहीं होता है कि वो ज़रूरत तुरंत से पूरी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। इसके लिए काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल DAC के द्वारा अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि इंडियन नेवी जो है ये DAC के सामने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रस्ताव रखने की तैयारी में है। ठीक है, DAC के सामने सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए प्रस्ताव रखी जाएगी और बताई जाएगी कि भाई साहब, हमें सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ही ज़्यादा नीड है। फिर DAC जो है वो उस चीज़ के ऊपर विचार विमर्श करेगी एंड फिर अगर इनको लगता है कि हाँ वाकई में ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर इनके द्वारा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी जाएगी यानी कि AON दी जाएगी, आवश्यकता की स्वीकृति दी जाएगी, जो कि डिफेंस सेक्टर के अंदर कोई भी परचेजिंग के लिए फर्स्ट स्टेप होती है। यानी कि डिफेंस सेक्टर में कोई भी खरीद के लिए प्रारंभिक स्वीकृति होती है। ये स्वीकृति के मिल जाने के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा उस चीज़ के लिए ऑर्डर्स दिए जाते हैं कंपनीज को। ठीक है, तो ये अपडेट आ रही है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखो, 45,000 टन के अनुमानित विस्थापन और लगभग 40,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ ISC-2 भारतीय नौसेना के बेड़े में एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त होने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुमानित अगर हम डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी की बात करें तो 45,000 टन की बताई जा रही है, जो कि INS विक्रांत, जो कि हमारा फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके इक्वल ही है। ठीक है, एंड खबरें ये भी आ रही हैं कि INS विक्रांत से एकदम सिमिलर ही ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये होने वाली है। बस थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बाकी ओवरऑल सिमिलर ही देखने को मिल सकती है, ये खबरें आ रही है। एंड अगर हम इसके लागत की बात करें तो लगभग यहाँ पर बताई जा रही है 40,000 करोड़ रुपए की। ठीक है, देखो ये जो ऑर्डर्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफ़ी बड़े ऑर्डर्स होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं यही काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने में समय लग जाता है यार, बहुत ज़्यादा, 10 साल 15 साल इस प्रकार से समय लग जाता है। ठीक है, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साइज़ की बात करें तो भाई ये जो कैरियर्स होते हैं ये 3-4 फुटबॉल के जो ग्राउंड्स होते हैं उतने बड़े साइज में होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके हाइट की बात करें तो लगभग मानकर चलो 20-22 तल्ला का जो मकान होता है उतना हाइट होता है ये एयरक्राफ्ट कैरियर का। ठीक है, तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली, तो इसलिए प्रोजेक्ट्स की जो कॉस्टिंग होती है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी ही। ठीक है, तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए यहाँ पर ये 40,000 करोड़ का अनुमान लगाया जा रहा है। एंड अगर इसमें और भी ज़्यादा कैपेसिटी वगैरह रखी जाती है और भी एडवांस तरीके से बनाने की बातें होती है तो फिर ये जो कॉस्ट है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, अब देखो, सरकारी कोचिन शिपयार्ड विमान वाहक पोत का निर्माण करने के लिए तैयार है, जिसमें मानव रहित हवाई वाहन UAV संचालन का समर्थन करने के लिए संशोधन शामिल हैं। दोस्तों देखो, जो कोचिन शिपयार्ड कंपनी है ये जो बड़े बड़े वेजल्स होते हैं ये बनाने का काम करती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है, तो डेफिनेटली इनको ऑर्डर मिलेंगे आगे चलकर। ठीक है, अगर ये अप्रूवल मिल जाती है नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तो। ठीक है, अब देखो आगे, नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक क्षमताओं और बढ़ते प्रभाव का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए 3 विमान वाहक बेड़े की वकालत कर रही है। वर्तमान में भारत 2 विमान वाहक संचालित करता है, INS विक्रमादित्य जो रूसी मूल का प्लेटफॉर्म है और INS विक्रांत जो घरेलू रूप से निर्मित वाहक है।
देखो अभी फ़िलहाल हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। फर्स्ट तो यहाँ पर रशियन ओरिजिन के डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि है आईएनएस विक्रमादित्य। सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें जो कि है आईएनएस विक्रांत। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हमारे देश में ही डेवलप की गई है और कोचिन शिपयार्ड के द्वारा डेवलप की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड के लिए बातें चल रही है। यहाँ पर चलो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में। देखो ये जो आईएनएस विक्रमादित्य है इसको लेकर यहाँ पर ऑर्डर दी गई थी 2004 में। फिर यहाँ पर हम कॉस्ट की बात करें तो 2.35 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। और देखो ये जो कॉस्ट बताई जा रही है ये रिफर्बिशमेंट कॉस्ट है, मतलब शुरू से डेवलप करने का ये कॉस्ट नहीं है। मतलब जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको रिन्यू किया गया है, ठीक है। और रिन्यू करने में जो कॉस्ट लगी है वो यहाँ पर बताई जा रही है। एंड एक चीज़ और देखो यहाँ पर 10 to 11 बिलियन डॉलर्स इंक्लूडिंग ऑल एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम्स, सब चीज़ों को जोड़ करके यहाँ पर 10 to 11 बिलियन डॉलर्स बताई जा रही है। एंड उसके बाद देखो लॉन्च हुई थी 4 दिसंबर 2008 को एंड कंप्लीटेड 19 अप्रैल 2012 को, कमीशन्ड 16 नवंबर 2013 को एंड फिर इन सर्विस 14 जून 2014 को। एंड अभी देखो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये सर्विस में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें इसकी तो देखो यहाँ पर टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर एंड यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 45,400 टन्स बताई जा रही है। लेंथ देखो 284 मीटर्स और फीट में अगर हम इसे कहें तो 932 फीट। एंड फिर यहाँ पर हाइट की बात करें तो 60 मीटर्स, फीट में 196.9 फीट। एंड चलो अब यहाँ पर हम आगे एक चीज़ और देखो, यहाँ पर स्पीड की बात करें तो +30 नोट्स बताई जा रही है और किलोमीटर में कहें तो 56 किलोमीटर पर आवर। चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें यानी कि आईएनएस विक्रांत की बात करें तो देखो इसको लेकर यहाँ पर ऑर्डर दी गई थी 2004 में, बिल्डर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगर हम कॉस्ट की बात करें मतलब पूरा बिल्ड करने की यहाँ पर बात हो रही है 23,000 करोड़ थी, ठीक है। अभी लगभग दुगुना हो गया है यहाँ पर कॉस्ट, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ISC-2 के लिए अनुमानित लागत 40,000 करोड़ की हो सकती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो एक्वायर्ड 28 जुलाई 2022, कमीशन 2 सितंबर 2022। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम मोटो की बात करें तो देखो मोटो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर लिखी हुई है, जयम सम युधिस पृध, यानी कि आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, बहुत ही बेहतरीन। एंड उसके बाद यहाँ पर निक नेम की बात करें तो IAC-1। अभी देखो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि IAC-2 के लिए बातें चल रही है, तो IAC-1 है ये हमारा एंड IAC-2 के लिए अब बातें चल रही है। स्टेटस में देख सकते हो इन एक्टिव सर्विस। एंड फिर यहाँ पर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखो डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी वहाँ पर 45,400 टन्स थी, यहाँ पर 45,000 टन्स बताई जा रही है। एंड उसके बाद यहाँ पर लेंथ 262 मीटर, फीट में देखें तो 860 फीट, उससे थोड़ा कम ही है। एंड उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट भी उससे थोड़ा कम ही है, 59 मीटर और फीट में 194 फीट। चलो ठीक है। एंड स्पीड की बात करें तो स्पीड लगभग उसके इतना ही है, 30 नोट्स और किलोमीटर में बात करें तो 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि IAC-2 की बात करें तो यहाँ पर देखो बताई जा रही है, इज अ proposed aircraft carrier for the Indian Navy that will be similar to the first indigenous aircraft carrier INS विक्रांत। तो ये जो सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी होने वाली है IAC-2, ये IAC-1 के सिमिलर ही होने वाली है। एंड द IAC-2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव द फॉलोइंग फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स? डिस्प्लेसमेंट को तो हमने डिस्कस कर नहीं लिया। फिर देखो टेक्नोलॉजी यहाँ पर बताई जा रही है। फिर कंस्ट्रक्शन बिल्ट बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड एंड यहाँ पर देखो कॉस्ट अराउंड 40,000 करोड़ बताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी के साथ मैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, ध्यान से समझना। देखो हमारे देश में जो इंडिजीनियस तरीके से डेवलप की गई फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है उसका नाम है INS विक्रांत, जिसका निकनेम है IAC-1, ठीक है।
अब देखो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी बातें चलने लगी कि अब हमें सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर की भी ज़रूरत है, तो उसको भी हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर की जाएगी, बिल्ड की जाएगी, यानी कि ISC-2 को भी हमारे देश में ही बनाई जाएगी और जल्द ही ISC-2 भी हमारे देश में बनने वाली है। इस प्रकार की खबरें आ रही थी। ISC-2 के तहत INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बातें चल रही थी। अगर हम ISC-2 को ISC-1 के साथ कंपेयर करें, यानी कि INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विक्रांत के साथ कंपेयर करें, तो ये जो INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर है हमारा, ये काफ़ी एडवांस्ड है। पिछले वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में बढ़िया डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी होगी। लगभग यहाँ पर बताई जा रही है 65,000 से लेकर 70,000 टन्स की डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी होने वाली है। साथ ही साथ पिछले वाले जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके मुकाबले में जो INS विशाल की हाइट एंड लेंथ होगी वो भी काफ़ी बेहतरीन होगी। मतलब सभी चीज़ों में पिछले वाले से बेहतर और एडवांस्ड तरीके का होगा, ये खबरें आ रही थी। लेकिन अब दोस्तों देखो यहाँ पर थोड़ा-सा प्लान को चेंज किया जा रहा है। ये जो ISC-2 के अंतर्गत INS विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर को रखा गया था, अब यहाँ पर इसे ISC-3 कर दिया गया है, ठीक है? अब देखो INS विशाल को ISC-3 के अंदर कर दिया गया है, तो ISC-1 के बाद ISC-2 बचा। तो ISC-2 में क्या हुआ कि एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अब बातें चल रही है, ठीक है? ISC-2 से 3 में कर दिया गया है INS विशाल को, एंड 2 की जगह एक और न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बातें चल रही है, जो कि सेम टू सेम ISC-1 की तरह ही होगी, जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया आपके सामने, ठीक है? तो ISC-2 अब एक न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की बातें चल रही है, जो कि सेम टू सेम ISC-1 की तरह ही होगी, ठीक है? एंड यहाँ पर अगर हम ओवरऑल एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करें तो फिलहाल हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये भी खबरें आई थी कुछ समय पहले कि हम 1, 2, 3 नहीं 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स डेवलप करने वाले हैं। मतलब टोटल हमारे देश में 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे आगे चल कर के। इंडियन नेवी के पास 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, जिनमें से 2 तो हैं फिलहाल। 3 और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बनाने की टारगेट है डिफेंस मिनिस्ट्री की। तो देखो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए आगे चल करके अगर इंडिजीनियसली तौर पे बनाई जाती है देश में ही, जिनके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं, तो फिर कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर्स मिल सकते हैं ये 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए। फिलहाल तो यहाँ पर ISC-2 के लिए बातें चल रही है। ISC-2 के लिए फिलहाल अगर ऑर्डर्स मिल जाते हैं तो काफ़ी बेहतरीन बात होगी फिर तो, है ना? एंड बाकी आगे चलकर और भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ऑर्डर्स मिलते हैं तो और भी काफ़ी अच्छी बात होगी। साथ ही साथ दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इंडियन नेवी जो है ये 2035 तक 175 से लेकर 200 वॉरशिप एंड सबमरीन्स ऐड करने वाली है अपने पोर्टफोलियो में, मतलब अपने फ्लीट में, ठीक है? तो वॉरशिप्स के लिए भी हो सके तो आगे चलकर कोचिन शिपयार्ड को ऑर्डर्स मिले। एंड इनके साथ साथ और भी कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक मजगांव डॉक एंड GRAC, इनको भी ऑर्डर्स मिलेंगे डेफिनेटली, ठीक है? और साथ ही साथ कुछ ऐसे कंपनीज भी हैं जो कि मार्केट में लिस्टेड नहीं हैं, लाइक गोवा शिपयार्ड हो गया, फिर यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड हो गया, ये सब भी कुछ कंपनीज हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि देखो ये जो कंपनी है ये एक और फ्यूचर सेक्टर के अंदर काम कर रही है। मतलब ग्रीन शिप के अंदर भी ये जो कंपनी है ये इन्वॉल्व है। अब देखो ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फ्यूल के अंदर पूरा दुनिया काम कर रही है, पूरा दुनिया इस चीज़ के ऊपर बढ़ते जा रही है धीरे धीरे करके, ठीक है? तो ऐसे में ग्रीन शिप की जो नीड है वो आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। तो ग्रीन शिप में भी ये जो कंपनी है ये इन्वॉल्व है, तो आगे चलकर ग्रीन शिप के लिए ये कंपनी को बढ़िया ऑर्डर्स मिलने के चांसेज हैं, ठीक है, फ्यूचर में। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें इस न्यूज़ के माध्यम से ये जानकारी मिल रही है, ये खबर मिल रही है कि आने वाले समय में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए कोचिन शिपयार्ड को बेहतरीन ऑर्डर्स मिल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ISC-2 के लिए ऑर्डर्स मिल सकती है
यहाँ पर जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है वो डीएसई के द्वारा मिल जाती है, तो फिर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर आगे चल करके ऑर्डर भी मिल जाएगी इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए, ठीक है। अब देखो दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग ये भी कमेंट्स करोगे कि अगर इतनी अच्छी न्यूज़ है तो भाई तेज़ी क्यों नहीं आई? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ये अभी न्यूज़ आ रही है सिर्फ, ठीक है? अभी यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिली है। आवश्यकता की स्वीकृति यानी कि एओएन अगर मिल जाता है, तो फिर स्टॉक के अंदर तेज़ी आ सकती है। ठीक है। एंड देखो, अभी लगभग सभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिल रही है, तो उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी के अंदर इंटरनली ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आई है। मैं हमेशा कहा करता हूँ, ठीक है, रेगुलरली मैं कह रहा हूँ कि यार उतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको 1-2 दिन की फ्लक्चुएशंस के पीछे बिल्कुल भी नहीं पड़े रहना है। ठीक है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।